हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है द स्मार्ट नूर में। दोस्तों, आज मैं फिर आया हूँ आपके सामने सेकंड क्लास लेके। जो सेकंड क्लास क्या है वो आपकी कंप्यूटर की। दोस्तों, पहली क्लास में मैंने आपको बताया था कि बेसिक ऑफ कंप्यूटर्स क्या होते हैं और टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स क्या होते हैं, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स क्या होती है। तो पहला जो चैप्टर था उसमें से ज़्यादा कुछ नहीं आता है, ठीक है। लेकिन वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने वो नहीं पढ़ा तो सेकंड क्लास के बारे में नहीं पता चलेगा सेकंड टॉपिक में क्या पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों। तो पहली क्लास में जो मैंने बताया था हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, उसमें से 1 या 2 नंबर का आता है, ठीक है। लेकिन आज मैं जो बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं जब लास्ट में चैप्टर के एंड में जो बताऊंगा उसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे, देखना दोस्तों उसमें से कितने क्वेश्चंस आरआरबी पीओ और नाबार्ड और एसबीआई पीओ और इन सब में आ चुके हैं दोस्तों, ठीक है। आप देखेंगे कि जो लास्ट की मैं यूनिट करवाऊंगा उसमें लास्ट के जो क्वेश्चन मैं करवाऊंगा प्रैक्टिस वाले, उसमें से देखेंगे आपके कितने सारे क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ सेकेंड यूनिट। फर्स्ट यूनिट आपने पढ़ ही लिया था। सेकेंड यूनिट की जो मैं पहली टॉपिक जो बताने जा रहा हूँ, पहला टॉपिक जो बताने जा रहा हूँ, ठीक है, वो आइए देखते हैं क्या है। जैसे कि आपको पता ही है कि किस किस टॉपिक में किस किस उसमें ये आता है, ठीक, ये तो आपको पता ही है। IUPAC RRB PO मेंस में आता है, और RRB असिस्टेंट मेंस में आता है, और RBI असिस्टेंट ECGC PO IB ACIO, ठीक है, इन सब में ये आता है, ठीक है। ये हो गया बेसिक इसका कि हम किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, ये मेन है, ठीक है। उसके बाद आती बारी बेसिक, ठीक है। बेसिक हमने हिस्ट्री वगैरह पढ़ लिया है, लेकिन अब हिस्ट्री आज नहीं पढ़ेंगे, उसके आगे की चीज़ पढ़ेंगे दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। जो भी ज्वाइन कर रहा है, जो भी देखना चाह रहा है और जो भी इसको कैरी ऑन करना चाह रहा है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें ताकि पूरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और बेल आइकन जब प्रेस कर देंगे तो आपको नेक्स्ट जो यूनिट में पढ़ाने जा रहा हूँ वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, उसकी भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, ठीक है। तो ज़्यादा देरी नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। आज क्या पढ़ने वाले हैं हम? बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड डेटा प्रोसेसिंग साइकिल। पहले बात तो इस हेडिंग का मतलब मैं समझा देता हूँ, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। जैसे ही कंप्यूटर की हिस्ट्री पढ़ी आपने, बेसिक ऑफ कंप्यूटर्स पढ़े, टाइप्स पढ़े, उनके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स थे, बेस्ड ऑन यूसेज, बेस्ड ऑन उनके जो उनके नेचर है उसके हिसाब से कंप्यूटर को डिवाइड किया गया था, ठीक। लेकिन अब उसके बाद जो आती है वो प्रोसेस ये है कि जो कंप्यूटर काम कैसे करता है, ठीक है, उसकी जो बेसिक यूनिट्स क्या है, कैसे वर्क करता है, ये मेन बात ये है, ठीक है। क्योंकि हमने उसका इंट्रोडक्शन समझ लिया, अब हम उसके अंदर थोड़ा सा एंटर करते हैं। उसका जो पार्ट है, बॉडी पार्ट जैसे दिखता है पीसी में, देखते हैं हार्डवेयर में माउस होता है, कीबोर्ड होता है, ठीक, कैसे उसमें जो डेटा स्टोर होता है, ये सब चीज़ें देखेंगे हम, ठीक है दोस्तों। वैसे आपको पता ही है सब कुछ, लेकिन फिर भी मैं आपको, लेकिन ये ब्रीफ ब्रीफ नहीं बताऊंगा, बहुत डिटेल में बताऊंगा कि इसमें से बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। पहला जो यूनिट बताया था ब्रीफ बताया था, लेकिन ये डिटेल में होगा और आराम से समझना इत्मीनान से, ठीक है। ज़्यादा देरी नहीं करते हैं। तो पहली चीज़ है बेसिक कंप्यूटर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड डेटा प्रोसेसिंग साइकिल, ठीक है। इसमें क्या है कि जस्ट एक इनपुट होती है, इनपुट जिससे हम डेटा एंटर करते हैं, यानी कि हम जिससे इनपुट करते हैं कीबोर्ड से, एक टाइप की इनपुट है वो, ठीक है। आउटपुट यूनिट जिससे कि हम, जैसे कि जिससे हम मॉनिटर, जिससे हमें व्यू मिलता है, जिससे हमें आउटपुट देख सकते हैं, ठीक है, वो आउटपुट हो गया। फिर आया सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू, हमने एंटर किया, उसके बाद आउटपुट आया, नहीं आउटपुट लास्ट में आएगा, प्रोसेस हुआ सीपीयू से, प्रोसेस हुआ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, फिर आउटपुट आया मॉनिटर से। तो ये 3 बेसिक चीज़ें हैं, इनके बीच में क्या क्या आता है वो हम सारा समझेंगे, ठीक है आज। तो पहली जो चीज़ है वो क्या है? इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट से आप समझ ही रहे हैं कि क्या है ये इनपुट यूनिट। जैसे कि आपको कीबोर्ड के थ्रू आप एंटर करते हैं डेटा, तो वो इनपुट हो जाता है हमारे डेटा के अंदर, हमारे कंप्यूटर के अंदर, ठीक है। ऐसे ही इनपुट यूनिट के अंदर में मतलब कीबोर्ड ही नहीं, हमारा माउस वो भी इनपुट, एक इनपुट डिवाइस की तरह काम करता है, जॉयस्टिक हमारी इनपुट डिवाइस की तरह काम करती है। तो ऐसी डिवाइस जो हमारे कंप्यूटर में कोई इंस्ट्रक्शंस, कोई कमांड देने के काम आए, वो इनपुट डिवाइस कहलाती है, ठीक है। सिंपल शब्दों में ये समझे तो, अगर वर्ड में देखा जाए, लैंग्वेज में देखा जाए तो क्या, द इनपुट इज यूज फॉर गिविंग इंस्ट्रक्शन एंड डेटा बाय यूजिंग इनपुट डिवाइस, जैसे कि मैंने बताया, ठीक है। इट कन्वर्ट्स, जो हम कमांड देते हैं वो हम अपने लैंग्वेज में देते हैं, ठीक है, इंग्लिश में लिख के देते हैं, लेकिन कंप्यूटर वो नहीं समझता है, ठीक है, तो इसको कन्वर्ट करता है। इट कन्वर्ट्स दीज इंस्ट्रक्शंस
एंड द डेटा टू द कंप्यूटर एक्सेप्टेबल फॉर्मेट। उसका फॉर्मेट जो होता है, समझने वाला जो फॉर्मेट जिसमें वो समझता है, वो होता है 0-1 की लैंग्वेज, यानी कि बाइनरी लैंग्वेज, ठीक है, मशीन लैंग्वेज भी बोलते हैं उसको, उसमें कन्वर्ट करता है। इट सप्लाइज द कन्वर्टेड इंस्ट्रक्शन एंड डेटा टू द कंप्यूटर सिस्टम फॉर फर्दर प्रोसेसिंग, ठीक है। जैसे हमने एंटर कर दिया, कंप्यूटर ने उसको अंडरस्टैंड करने के लिए एक ट्रांसलेटर का यूज़ हुआ। हमारी लैंग्वेज यानी कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है, कॉमन लैंग्वेज है, उसमें से समझने के लिए, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए ट्रांसलेटर का यूज़ होता है, ठीक है। तो पहली चीज़ क्या है, इनपुट यूनिट, आप समझ ही गए होंगे, ठीक है। पहले इनपुट हमने एंटर किया डेटा, उसके बाद वो प्रोसेसिंग में जाता है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, प्रोसेसिंग में जाता है वो, ठीक है। जैसे प्रोसेसिंग गया, वो कहाँ पहुँचता है, सीपीयू के पास, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसे बोलते हैं, ठीक है। ये जस्ट हमारे डेटा जो हमने एंटर किया उसको, रॉ डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है, कंप्यूटर के अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, ठीक है। इसे बोलते हैं सीपीयू। सीपीयू परफॉर्म्स मोस्ट ऑफ द प्रोसेसिंग इनसाइड ए कंप्यूटर, ठीक है। हमें जो भी प्रोसेसिंग दिखती नहीं है हमें, वो अंदर ही अंदर चलती है कंप्यूटर के अंदर, ठीक है। छोटी सी डिवाइस होती है, कहने को छोटी सी होती है, लेकिन पूरा कंप्यूटर को हैंडल वही करती है। अब जैसे आज की डेट में हम सीपीयू की बहुत सारी जनरेशन आ चुकी हैं, i3, i4, i5, i6, i7, ठीक है। इतनी सारी जो प्रोसेसिंग यूनिट है, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की जनरेशन आ चुकी है, ठीक है। तो इसमें भी 3 हमारी कैटेगरी होती है सीपीयू के अंदर। तीन फंक्शन है, मेन 3 फंक्शन है, उनको फॉलो करते हैं, उनको प्रोसेस करते हैं। क्या होते हैं वो देखिए। पहली है कंट्रोल यूनिट, ठीक है। तीन फंक्शन से मिलकर बना होते हैं, मतलब इनके मेनली 3 फंक्शन होते हैं सीपीयू के। कंट्रोल यूनिट जो कंट्रोल करता है सारे फंक्शन को, जैसे कि द कंट्रोल यूनिट मैनेज ऑल द कंप्यूटर्स वेरियस कंपोनेंट्स, इट रीड्स एंड इंटरप्रेट्स, यानी इंटरप्रेट्स मतलब डिकोड्स, जो भी ये प्रोग्रामिंग होती है, जो भी डेटा प्रोसेस होता है, उसको डिकोड्स करता है। डिकोड्स मतलब एक लैंग्वेज, यानी कि जो हमारी लैंग्वेज है, कॉमन लैंग्वेज है इंग्लिश, उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए उसको डिकोडिंग करनी पड़ती है, ठीक है। तो ये किसका काम है, कंट्रोल यूनिट का। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का ही टाइप है कंट्रोल यूनिट, ठीक है दोस्तों। तो द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस ट्रांसफॉर्मिंग देम इनटू कंट्रोल सिग्नल्स दैट एक्टिवेट अदर पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर, ठीक है। जैसे कि डेटा एंटर हुआ, हमें कमांड मिली और वो अदर पार्ट्स को एक्टिवेट कर देता है। जैसे हमारा ब्रेन होता है ना, ब्रेन, हमें पता है कि हमें कौन सा हाथ हिलाना है, या हमारे इस हाथ में दर्द हो रहा है, तो हमें महसूस, हमारे अगर इस हाथ में स्विच हुए तो हमें महसूस होता है। इसका कंट्रोल कहाँ से होता है, हमारे माइंड से। वैसे ही इसका कंट्रोल कहाँ से, इसके सीपीयू से। कौन सी कमांड कहाँ जानी, प्रिंट आउट की कमांड दी तो प्रिंटर पे जा रही है, ठीक है। हमने कोई इंटरनेट ओपन करने के लिए, सर्वर को ओपन करने के लिए या ब्राउजर को ओपन करने के लिए कमांड दी तो वो इंटरनेट पर जा रही है। ये कौन डिसाइड करता है, सीपीयू, ठीक है। तो सीपीयू क्या है, सर्वा है। इसकी दूसरी यूनिट है अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट। दोस्तों ये तो कंट्रोल करने की चीज़ है, फिर दूसरा है अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट। इससे आपको पता ही चल गया होगा कि इसमें कंडीशन होती हैं, ठीक है। एक सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो गलत और सही, जैसे हमारा माइंड गलत और सही समझता है, वैसे ही इसकी जो यूनिट है सेकेंड वाली, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, वो यही काम करती है, गलत और सही को समझना, कि जो इंस्ट्रक्शन जा रहा है, जिसने दिया है वो इंस्ट्रक्शन, वो सेम इंस्ट्रक्शन मैं वहाँ सामने आउटपुट मशीन में भेज पा रहा हूँ या नहीं, ठीक है। वो किसका काम है, अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट का। तो इसमें क्या दोस्तों, ALU परफॉर्म अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस दैट सेट द सेट ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेशन दैट एंड LU सपोर्ट टू एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मोर कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल ऑपरेशन, ठीक है। तो जितने भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं कंप्यूटर्स के अंदर, हम जो करते हैं वो इसके थ्रू ही होते हैं, ALU के थ्रू, ठीक है। इसमें गेट्स वगैरह लगते हैं, लॉजिकल गेट्स। जब गेट्स आगे आएंगे, ये टेक्निकल वर्ड्स है, मैं आगे समझाऊंगा। गेट्स मतलब जैसे कोई प्रोग्रामिंग होती है, प्रोग्रामिंग करते हैं कि हाँ, हम जब लगाते हैं ना, एक फॉर्मूला लगाते हैं, लेस देन इक्वल टू और इक्वल टू, पैरेलल, ये सब लगाते हैं, वो किसका काम है, ALU ही का काम है, ठीक, इसी का काम है। एंड और एक्सॉर नॉट, ये सब इस ALU का ही काम है। तो ये जब आएगी यूनिट तो उसमें डिटेल में समझा दूंगा, ठीक है। अभी के लिए इतना काफ़ी है, ALU का काम क्या है, ठीक है। इसमें से क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन इनडायरेक्टली आएगा, डायरेक्टली नहीं आएगा। जहाँ से क्वेश्चन आएगा वहाँ पे मैं बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है दोस्तों। अब आती है नेक्स्ट, मेमोरी यूनिट।
मेमोरी यूनिट्स आप समझ गए होंगी इसका काम क्या है। जो भी डेटा हम एंटर करते हैं उसको होल्ड करना, उनको उसको स्टोरेज के लिए भेजना। ठीक है, इसका काम इतना ही है बस, और कुछ नहीं। प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी में होल्ड करना। ठीक है, तो पहली जो मेमोरी उसको समझते हैं। ये यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों, प्राइमरी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी, इससे क्वेश्चन 1 या 2 नंबर का आएगा ही आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, छोटी सी यूनिट है लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। कहते नहीं है छोटा पैकेट बड़ा धमाका, वैसे ही इसका काम है, क्योंकि इसमें आएगा ही आएगा। मैं बता रहा हूँ आपको, अच्छे से पढ़ना। ठीक है, तो प्राइमरी मेमोरी होल्ड्स ओनली दोज डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस ऑन विच कंप्यूटर इज करेंटली वर्किंग। तो प्राइमरी मेमोरी का मतलब आप समझ गए होंगे कि जो जिस टाइम पे हम काम कर रहे हैं उसको उसी टाइम के लिए स्टोर करना ही प्राइमरी मेमोरी का काम है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जैसे पावर ऑफ हुई या लाइट ऑफ हुई तो ये डेटा इरेज हो जाता है, इसको बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, आजकल हर कोई जानता है कंप्यूटर या लैपटॉप 4 GB चाहिए, 6 GB चाहिए, 8 GB चाहिए, वो किसका काम है? इसी प्राइमरी मेमोरी का काम है। ठीक है, परमानेंट स्टोरेज के लिए क्या हम क्या यूज़ करते हैं? रोम रैम सब जानते हैं। ठीक है, हार्ड डिस्क सब जानते हैं। बस आपको बेसिक समझना है कि इसका जो मेन फंक्शन क्या है कि डेटा इरेज हो जाता, जब तक ये कंप्यूटर ऑन रहेगा तब तक डेटा रहेगा, नहीं तो ये इरेज हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि इसमें लिखा है इट हैज़ लिमिटेड कैपेसिटी एंड डेटा इज लॉस्ट व्हेन पावर इज स्विच्ड ऑफ। ठीक है, जो मैंने बताया वही है। इट जनरली मेड अप ऑफ द सेमीकंडक्टर डिवाइस, सेमीकंडक्टर डिवाइस से बना होता है। ठीक है, इट इज़ वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल क्या बोलते हैं? जो कंप्यूटर ऑफ होने पर ऑफ हो, मतलब डेटा ही इरेज हो जाए, वो वोलेटाइल होता है। द 2 टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी, 2 टाइप की होती है। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी, जिसे हम रोम और रैम बोलते हैं। ठीक, 2 टाइप की होती है प्राइमरी मेमोरी। अब दोनों में डिफरेंस आगे हम समझेंगे क्या होता है। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी सॉरी रैंडम एक्सेस मेमोरी आपको पता ही है, रैम इज द इंटरनल मेमोरी ऑफ द सीपीयू फॉर स्टोरिंग डेटा। डेटा को स्टोर करने के लिए स्मॉल कैपेसिटी में होता है। एंड द रिजल्ट ऑफ द प्रोग्राम इट इज रीड राइट मेमोरी विच स्टोर्स डेटा टिल द मशीन इज वर्किंग। इसके अंदर दो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। ठीक है, रीड और राइट। हम उस पर राइट भी कर सकते हैं, रीड भी कर सकते हैं। ठीक, इसकी 2 क्वालिटी होती है। हम रीड भी कर सकते हैं, रीड का मतलब हम कोई भी डेटा उसमें इंटरनली स्टोर है उसको हम रीड कर ले रहे हैं। राइट यानी कि हम ऊपर से डेटा और राइट कर दे रहे हैं। ठीक, कोई भी चीज़ हम स्टोर कर रहे हैं तो वो राइट करना ही होता है। ठीक है, तो सम टाइप्स ऑफ रैम्स आर डायनामिक। ठीक है, जिसे डी रैम बोलते हैं। सम टाइप्स आर स्टैटिक, एस रैम बोलते हैं। एंड सम टाइप सिंक्रोनस डायनामिक रैम। इनको आगे हम समझेंगे, ये टाइप्स होते हैं रैम के। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी के 2 टाइप होते हैं, रैम रोम। समझ आ गया? फिर उसका रैम के भी 3 टाइप होते हैं, डी रैम, एस रैम और एस डी रैम। ठीक है, आगे हम समझते हैं ये डिटेल में क्या होते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं हम डी रैम क्या होता है। दोस्तों जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, डी रैम यानी डायनामिक रैम। डायनामिक रैम मस्ट बी कॉन्स्टेंटली रिफ्रेश्ड। दोस्तों जो मेमोरी हम जब अपना इंटरनेट चलाते हैं और जब डेटा वो मतलब कोई भी डेटा रिफ्रेश होता है तो वो कॉन्स्टेंटली डेटा रिफ्रेश होता रहता है, यानी कि मूव होते रहता है। इंटरनेट पे देखेंगे आप, जब ब्राउज़र खोलेंगे तो डेटा जैसे ही दूसरा ब्राउज़र खोलेंगे, न्यू टैब खोलेंगे तो वो तुरंत रिफ्रेश हो जाएगा। तो वो होती है हमारी डायनामिक रैम। ठीक है, एंड इट लॉसेस इट्स कंटेंट्स। जैसे ये रिफ्रेश हुई उसका डेटा लॉस हो जाता है। कई बार आप मोबाइल में देखेंगे, जैसे न्यू टैब खोलेंगे तो वो डेटा दोबारा से लोड होता है। ठीक है, पुराना डेटा इरेज हो जाता है। ठीक, तो वो होती है डायनामिक रैम। ठीक है, वो तुरंत इरेज हो जाता है। दिस टाइप ऑफ मेमोरी इज मोर इकोनॉमिकल। ठीक है, इस टाइप की जो रैम होती है वो महंगी पड़ती है। महंगी नहीं, सस्ती पड़ती है। इकोनॉमिकल मतलब सस्ती पड़ती है। ठीक है, फिर आता है स्टैटिक रैम यानी स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक, एस रैम जैसे इसका नाम ही से पता है, एस रैम स्टैटिक है, तुरंत डिलीट नहीं होगी, हो जाएगी लेकिन तुरंत नहीं होगी।
क्योंकि रैम में तो डिलीट होगी, तो इसे बोलते हैं एस रैम। ये फास्टर, ये फास्टर क्योंकि देखो फास्ट होने का रीजन क्या है, क्योंकि वो बार बार रिफ्रेश होती रहती है, इसलिए वो स्लो हो जाती है। एस रैम जल्दी रिफ्रेश नहीं होती है, मतलब कुछ देर बाद रिफ्रेश होती है, तो इसलिए फास्ट रहती है, यानी कि इसका डेटा कुछ टाइम के लिए होल्ड रहता है, और जब हम वो डेटा दोबारा सर्च करना चाहते हैं तो वो दोबारा से उसी डेटा पे जल्दी से पहुंच जाता है। ठीक है, तो इसलिए फास्ट होती है उससे, इसलिए हम उसको फास्ट बोलते हैं। ठीक, ये लेस वोलाटाइल है, क्योंकि लेस वोलाटाइल इसलिए हो जाएगा कि इसका डेटा कुछ देर के लिए स्टोर रहता है, इसलिए लेस वोलाटाइल है। ठीक है, देन डी रैम, डायनामिक रैम के मुकाबले में ये लेस वोलेटाइल है, बट इट रिक्वायर्स मोर पावर एंड इज मोर एक्सपेंसिव, क्योंकि उससे ज़्यादा फास्ट काम करती है और डेटा को थोड़ी ज़्यादा देर तक स्टोर करती है, इसलिए उसे महंगी है। ठीक है, बट इट डज नॉट नीड टू बी रिफ्रेश लाइक ए डी रैम। ठीक, इसको जरूरत ही नहीं पड़ती है हम बार बार इसको रिफ्रेश करें, समझे। अब इसका एग्जाम्पल मैं समझाता हूँ। जैसे कि हम गूगल में कोई चीज़ सर्च करते हैं, वैसे तो वो एग्जाम्पल कैश मेमोरी का है, लेकिन फिर भी आपको समझा दे रहा हूँ थोड़ा सा जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए, अंतर समझ में आ जाएगा। ठीक है, पहले तो रैम प्राइमरी मेमोरी दो टाइप की होती है, रैम रोम। ठीक है, रैम के 3 टाइप रिवीजन करवाते जा रहा हूँ साथ साथ में, डी रैम, एस रैम और एस डी रैम। ठीक है, तो पहला जो टाइप है डी रैम आपने पढ़ लिया, अब एस डी रैम हम पढ़ रहे हैं, एस रैम हम पढ़ रहे हैं, स्टैटिक रैम। ठीक है, ये इसको रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसका एग्जांपल ये है, जैसे कि गूगल हम कोई सर्च करते हैं, कोई चीज़ भी सर्च करते हैं गूगल में, मान लो मैंने कीवर्ड डाला हाउ टू प्रिपेयर कंप्यूटर अवेयरनेस। ठीक है, तो ये वहाँ पर कीवर्ड सर्च में आ गया और दोबारा हम सर्च करेंगे वो कीवर्ड फटाक से आ जाएगा ऊपर को। तो ये किस टाइप का एग्जाम्पल है, इसी टाइप का एग्जाम्पल। ठीक है, बेस्ट एग्जाम्पल तो कैश मेमोरी आगे समझेंगे, लेकिन एक तरफ से इसका एग्जाम्पल है जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, फिर आता है एस डी रैम, सिंक्रोनस डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, a type of DRAM that can run at much higher clock speed। ठीक, ये टाइप होता है DRAM का ही, बट हायर क्लॉक, ठीक, हायर क्लॉक स्पीड। इसका मतलब क्या है, टेक्निकल वर्ड है, इसका मतलब क्या है, मतलब जो डेटा रिफ्रेश होता है टाइम टू टाइम, वो बहुत तेजी से होता है कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो रिफ्रेश हो चुका है। ठीक है, यानी कि इतनी फास्ट होती है इसकी प्रोसेस, सेकंडों में, नैनो सेकंडों में कंप्लीट हो जाती है। तो उस रैम को बोलते हैं एस डी, यानी सिंक्रोनस डायनेमिक रैम। समझ में आ गया, उसका ही एडवांस टाइप है ये। ठीक है दोस्तों, फिर आया सेकंड टाइप, मैंने बताया था प्राइमरी मेमोरी के 2 टाइप होते हैं, रैम रोम। रैम के 3 टाइप पढ़ लिए हमने, अब रोम की बारी आई है। ठीक है दोस्तों, रीड ओनली मेमोरी, जैसे कि आपको पता ही है इसमें क्वालिटी क्या है, इसके अंदर ड्रॉबैक क्या है, रीड ओनली है, राइट नहीं कर सकते हम, सिर्फ से रीड कर सकते हैं। यानी कि एक बार राइट होगी, सिस्टम मोबाइल बना, उसकी रोम बन गई, उसके अंदर हम ऊपर से हम कुछ राइट नहीं कर सकते, वो होती है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, और रैम क्या होती है, रीड भी होती है, राइट भी होती है, ये अंतर है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है दोस्तों, ये है रीड ओनली मेमोरी, याद रखना। रोम स्टोर्स डेटा परमानेंटली ऑन पर्सनल कंप्यूटर्स। समझ में आ गया, वो बार बार उड़ जाती है, बार बार रिप्रेस करने पर उड़ जाती है, पावर ऑफ होने पर उड़ जाती है, लेकिन ये ऑफ नहीं होती है, यानी कि नहीं उड़ती है। ठीक है, रोम स्टोर्स डेटा परमानेंटली ऑन पर्सनल कंप्यूटर्स एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, जैसे कि मोबाइल हो गए। ठीक है, वहाँ पे स्टोर करती है। इट परफॉर्म्स मेजर इनपुट आउटपुट टास्क एंड होल्ड्स प्रोग्राम्स और सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शंस। इट इज़ नॉन वोलेटाइल। ठीक, क्योंकि ये परमानेंट है तो इसमें डेटा के जो कमांड्स वगैरह हैं वो स्टोर रहते हैं, इनपुट आउटपुट टास्क जो भी है तो हमने सेव कर लिया, वो सेव रहते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल हम समझते हैं, जैसे कि हमने कोई टास्क, यानी कि टास्क स्टिकी नोट्स होता है, उसमें हमने कोई टास्क सेव कर दिया, मोबाइल को स्विच ऑफ किया, वो दोबारा से वहीं मिलेगा। ठीक है, ये कहाँ पे स्टोर होता है, रोम में। रोम हमारी क्या, इंटरनल स्टोरेज। ठीक है, क्लियर। अब है नेक्स्ट एम रोम। ठीक है, ये आपने कभी कहीं पढ़ा नहीं होगा, क्वेश्चन से ऐसी इन्हीं चीज़ों से आते हैं। रैम रोम आपने पढ़ा है, क्वेश्चन उसमें से नहीं आएगा। क्वेश्चन किस में से आएगा, जो आपने सोचा भी नहीं होगा, जो आपने सोचा होगा कि ये तो नहीं आ सकता, लेकिन क्वेश्चन वहीं से आता है। ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, क्वेश्चन ऐसे आता है। ठीक है दोस्तों, रैम रोम नहीं आएगा, क्वेश्चन आएगा एस डी रैम क्या होता है, एस डी रैम का एग्जाम्पल क्या है, ये किस टाइप का है, किस तरह से आएगा। ठीक, अब आया एम रोम, क्वेश्चन इसमें से आएगा एम रोम। ये मेमोरी क्या है, देखो ये भी रोम का ही टाइप है,
होता क्या, द वेरी फर्स्ट रोम्स वर हार्ड वायर्ड डिवाइस दैट कंटेन्ड अ प्री प्रोग्राम सेट ऑफ डेटा और इंस्ट्रक्शंस, दीज काइंड ऑफ रोम्स आर नोन एज मास्क रोम्स विच आर एक्सपेंसिव इनएक्सपेंसिव। ठीक है, पहले यूज हुआ करती थी ये मास्क रोम, ठीक है, जो जिसमें वायर वगैरह यूज होती थी। ठीक है, जैसे कि आज हम रैम का यूज करते हैं, सिर्फ चिप आ रही है, आपने देखा होगा रैम चिप आती है सिर्फ, लेकिन पहले क्या होता था, एंशिएंट टाइम पे जब स्टार्टिंग हुई थी फर्स्ट जनरेशन की, उस टाइम सेकंड जनरेशन की, उस टाइम पे जो उस टाइम यूट्यूब सॉरी उस टाइम ट्यूब्स वगैरह यूज करते, वैक्यूम ट्यूब्स वगैरह यूज करते थे स्टोरेज के लिए। जब फोर्थ फिफ्थ जनरेशन आई तो जब ये रैम रोम आया कॉन्सेप्ट, तो स्टार्टिंग में ये वायर्ड वाली रैम हुआ करती थी, रोम हुआ करती थी। ठीक है, लेकिन अब सिंपल एक बॉक्स बना दिया था, उसमें इतनी बड़ी बॉक्स बन गया, उसमें स्टोरेज होती है, दैट्स इट, कोई वायर का चक्कर ही खत्म। तो सिंपल क्या समझना है कि मास्क यानी कि मास्क एक हिसाब से मास्क बन गया, नेट बन गया, वायर का नेट। ठीक है, तो उसमें सारे कॉन्सेप्ट वही है, सिर्फ अंतर क्या है कि थोड़ी सस्ती हुआ करती थी उस टाइम पे। ठीक है, फिर आया पी रोम, ये होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। पी रोम, मास्क रोम, रीड ओनली, ये प्रोग्रामेबल रीड ओनली। ठीक है, प्रोग्रामेबल भी होगी, रीड भी होगी, लेकिन राइट नहीं होगी। देखिए समझते हैं, पी रोम कैन बी मॉडिफाइड ओनली वंस बाय अ यूजर। देखा, मैंने कहा ना, प्रोग्रामेबल होगी लेकिन राइटेबल नहीं होगी, लेकिन बस एक बार जो कि प्रोग्रामर होगा वही इसको प्रोग्राम कर सकता है। द यूजर कैन बाय अ ब्लैंक पी रोम, जैसे कि हमें सीडी आती थी, सीडी उसका एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल ये है, सीडी आती थी ब्लैंक, उसको हम ऊपर से राइट कर देते थे, यानी कि उसको प्रोग्रामिंग हो गई एक हिसाब से, तो वो क्या हो गया, पी रोम। एंड एंटर द डिजायर्ड कंटेंट्स यूजिंग अ पी रोम प्रोग्राम, हम जो भी इसमें राइट करना चाहते थे हम राइट कर सकते थे सीडी रोम में, जैसे ब्लैंक सीडी लेते हैं। तो ये क्या है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। रोम आती है प्रोग्रामेबल, एक बार राइट होगी, बस एक बार परमिशन होती है, बस उसके बाद नहीं। फिर आता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली, इसमें क्या देखिए मैसेज नाम से ही पता चल रहा है, इरेज एंड प्रोग्रामेबल, एक बार इरेज हो सकती है, एक बार प्रोग्राम हो सकती है, एक बार इरेज एक बार प्रोग्रामेबल, वो क्या होगी, ई पी रोम, इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रोम। The EPROM can be erased by exposing it to ultraviolet light। ठीक है, अल्ट्रावायलेट लाइट से इसको इरेज किया जा सकता है। EPROMs have quartz window in package to expose the chip to UV light। ठीक है, इसके अंदर क्वालिटी होती है, कैरेक्टरिस्टिक होती है कि क्वार्ट्ज विंडो इन द पैकेज टू एक्सपोज द चिप टू द यूवी लाइट, यानी जो चिप होती है वो यूवी लाइट में ही दिखती है। ठीक है, दे आर वाइडली यूज्ड एज ए बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम चिप इन द कंप्यूटर मदरबोर्ड। ये क्या होती है, बायोस के अंदर ही फिट होती है। ठीक है, एक सॉरी, बायोस की तरह ही यूज होती है, बायोस की तरह ही यूज होती है। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ गए होंगे ईपी रोम यानी इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। ठीक है, यूवी लाइट से क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी रोम होती है जो यूवी लाइट से इरेज होती है, तो ईपी रोम, इरेजेबल नाम से समझ जाना, पता चल जाएगा। फिर आया डबल ईपी रोम। ठीक है, वो यूवी लाइट से, दोस्तों देखो डिफरेंस बता रहा हूँ, ईपी रोम इरेजेबल विद द यूवी लैम्प यूवी लाइट, डबल ईपी रोम इरेजेबल विद द इलेक्ट्रिकल। ठीक है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, उसमें इरेज करने के लिए यूवी लैम्प की यूवी लाइट की जरूरत पड़ती है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रिकली भी हो जाती है, जैसे समझते हैं। द ईपी डबल ईपी रोम इज प्रोग्राम्ड एंड इरेज्ड इलेक्ट्रिकली, यानी कि हमें यूवी लाइट की जरूरत नहीं पड़ती, जिसको अल्ट्रा वायलेट लाइट की जरूरत नहीं पड़ती है इसको इरेज करने के लिए। ठीक है, इट कैन बी इरेज एंड रीप्रोग्राम्ड अबाउट 10,000 टाइम्स। दोस्तों इसकी एडवांटेज क्या है, हमारी प्रोग्रामिंग में पी रोम सिर्फ एक बार प्रोग्राम हो सकती है, ई पी रोम या एक बार इरेज, एक बार इरेज तो हो सकती है, मतलब राइट कर दिया एक बार तो फिर इरेज भी एक बार होगी। ठीक है, लेकिन डबल ई पी रोम कितनी बार भी हम इसको प्रोग्राम कर सकते हैं। ठीक है, रीप्रोग्राम बार बार कर सकते हैं। बोथ इरेजिंग एंड प्रोग्रामिंग टेक अबाउट 4 to 10 मिली सेकेंड, मतलब जो इरेजिंग होती है और इसकी प्रोग्रामिंग होती है मिली सेकेंड में होती है, बिल्कुल 4 से 10 मिली सेकेंड में। दे वर ऑल्सो यूज एज ए बायोस चिप्स, ये भी बायोस चिप की तरह यूज हुआ करती थी, अब नहीं होती हैं। ठीक है, समझ गए।
एम रोम, पी रोम, ई पी रोम और डबल ई पी रोम, ये हो गए रोम के टाइप। समझ गए आप, समझ गए होंगे। पहली बात में प्राइमरी मेमोरी के टाइप रैम रोम, उसके बाद रैम की भी 3 टाइप, फिर रोम की भी, रोम के 4 टाइप। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं हम सेकेंडरी मेमोरी में। सेकेंडरी मेमोरी जैसे आपको पता ही है, प्राइमरी मेमोरी यानी कि पहली जो मेमोरी यूज हो रही है वो प्राइमरी हो गई, जो सेकेंड में यूज हो रही है वो सेकेंडरी हो गई। ठीक है, लेकिन हम इसको डिटेल में समझते हैं। सेकेंडरी मेमोरी स्टोर डेटा ऑन ए लॉन्ग टर्म बेसिस। सेकेंडरी मेमोरी हार्ड डिस्क होती है दोस्तों, हार्ड डिस्क जिसको हम कहीं भी कैरी कर सकते हैं। एक्सटर्नल आजकल आ रही है, इंटरनल भी होती है, लेकिन उसको जब तक चाहे हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं उसमें। ठीक है, इट कैन नॉट बी प्रोसेस डायरेक्टली बाय द सीपीयू। ये डायरेक्टली सीपीयू से प्रोसेस नहीं होती है। इट मस्ट फर्स्ट बी कॉपीड इनटू प्राइमरी स्टोरेज, यानी कि डायरेक्ट इसको हमारा सीपीयू इसको यूज नहीं कर सकता। इसको हमें, आपने देखा हो, विंडो हमें डालनी पड़ती है। ठीक है, विंडो डालते हैं, फिर उसको हम लिंक करते हैं किससे, अपने सीपीयू से, अपनी प्राइमरी मेमोरी से लिंक करते हैं, यानी सी ड्राइव से लिंक करते हैं, सी ड्राइव से लिंक करते हैं। ये इंटरनल चीज़ है, आपको इतनी ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है, लेकिन बस इतना समझ लीजिए कि जो रैम होती है, प्राइमरी मेमोरी, अगर हमने सेकेंडरी मेमोरी यूज करी है, वो बिना प्राइमरी मेमोरी की यूज नहीं हो सकती है। यानी कि सीपीयू हमारा बिना प्राइमरी मेमोरी के सेकेंडरी मेमोरी को यूज नहीं कर सकता। ये समझने वाली बात है। ठीक है, इसका मतलब यही है, सेकेंडरी मेमोरी बिना प्राइमरी मेमोरी की कुछ भी नहीं है। ठीक, सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस इंक्लूड मैग्नेटिक डिस्क। पहले जो हमारी आती थी डीवीडी, सीडी, डीवीडी, सब उनमें मैग्नेटिक टेप लगी होती है। ठीक है, पहले तो मैग्नेटिक टेप ही का ही यूज होता था उसके लिए, स्टोर करने के लिए, लेकिन आज की डेट में पेन ड्राइव और अदर चीज़ें आने लग गई हैं स्टोरेज के लिए। ठीक है, जैसे कि इसमें लिखा है मैग्नेटिक डिस्क लाइक हार्ड ड्राइव्स, फ्लॉपी डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क सच एज सीडी, सीड-रोम, मैग्नेटिक टेप्स, यूएसबी फ्लैश ड्राइव्स। जैसे कि मैंने बताया, सारी चीज़ें ये यूज होती हैं आजकल। पेन ड्राइव और इनका यूज ज़्यादा हो रहा है, बाकी चीज़ें खत्म हो चुकी हैं धीरे धीरे। ठीक है, तो इसका टाइप समझ लेते हैं। पहला टाइप है हार्ड ड्राइव। अब जैसे कि हार्ड ड्राइव है वो, ठीक, HDD बोलते हैं हम इसको। इट इज़ ए नॉन रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइस कंटेनिंग मैग्नेटिक डिस्क एंड प्लेट्स रोटेटिंग एट हाई स्पीड। ठीक है, ज़्यादा टेक्निकल चीज़ समझने की जरूरत नहीं है, आपको बस इतना समझना है कि हार्ड ड्राइव होती क्या है। ठीक है, ये मैग्नेटिक डिस्क की बनी होती है, इसमें रोटेटिंग प्लेट्स होती हैं। हार्ड डिस्क हमें दिखने में तो सिर्फ एक बॉक्स की तरह लगती है, लेकिन उनके अंदर भी प्लेट्स घूमती रहती हैं, बहुत स्पीड में चलती रहती हैं। द हार्ड ड्राइव स्टोर डेटा इन सेगमेंट्स ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। इनके अंदर जो डेटा होता है वो सर्कल के रूप में स्टोर होता है। हमने कभी उसको खोल के नहीं देखा, लेकिन जब खोल के देखेंगे तो सर्कल्स मिलते हैं, जैसे सी ड्राइव में होते हैं वैसे CD ड्राइव में। इट मे स्पिन एट 5400 to 15,000 RPM, रोटेशन पर मिनट। ठीक है, RPM का मतलब रोटेशन पर मिनट। 5,500 करीब, 5,500 से लेकर 15,000 पर मिनट में ये चक्कर घूम सकती है, इतनी फास्ट होती है। और आज की डेट में तो और फास्ट ड्राइव आ चुकी है, हार्ड ड्राइव। फिर आता है फ्लॉपी ड्राइव। फ्लॉपी डिस्क इज ए कंपोज्ड ऑफ थिन, यानी कि छोटी सी होती है, इतनी छोटी सी होगी, फ्लेक्सिबल मैग्नेटिक डिस्क सील्ड इन ए स्क्वायर में होती है, प्लास्टिक कैरियर। ठीक है, स्क्वायर में होती है। फ्लॉपी डिस्क वर वाइडली यूज टू डिस्ट्रीब्यूट सॉफ्टवेयर। पहले यूज होती थी, अब नहीं होती क्योंकि खत्म हो चुकी है। ट्रांसफर फाइल्स एंड क्रिएट बैकअप कॉपीज ऑफ डेटा। क्यों होती थी पहले यूज, अब नहीं होती क्योंकि इनमें बहुत कम डेटा स्टोर हो पाता था, इसका ड्रॉबैक था ये, इसलिए ये खत्म हो चुकी है FDD। ठीक है, फिर आता है CD। हार्ड ड्राइव अभी भी यूज होती है, फ्लॉपी डिस्क खत्म हो चुकी है, CD भी खत्म हो चुकी है ऑलमोस्ट। कॉम्पैक्ट डिस्क इज पोर्टेबल स्टोरेज मीडियम दैट कैन बी यूज टू रिकॉर्ड स्टोर डेटा इन डिजिटल फॉर्म। दे आर फ्रगाइल एंड प्रोन टू स्क्रैचेज। फ्रगाइल से मतलब ऐसे कि वो खत्म, मतलब टूट सकती हैं, क्योंकि प्लास्टिक की बनी होती है, मेटल की बनी होती है, वो टूट जाती हैं, और स्क्रैचेस पड़ जाते हैं तो ख़राब हो जाती है, तो ये यूज़ में इतनी नहीं है। फिर आता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, CD-ROM बोलते हैं जिसे हम CD-ROM। इट इज़ स्टोरेज डिवाइस दैट कैन बी रीड बट कैन नॉट चेंज और डिलीट।
हम इसको रीड कर सकते हैं, लेकिन इसको हम ना डिलीट कर सकते हैं, ना इसको मॉडिफाई यानी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए बोलते हैं इसको कॉम्पैक्ट डिस्क। ठीक है, क्वेश्चन इनमें से आएंगे दोस्तों, बता रहा हूँ। ठीक है, फिर आया डिजिटल वीडियो डिस्क डीवीडी, जिसका हम यूज करते थे पहले, अब तो यूज इतना नहीं होता है। तो डीवीडी क्या मतलब क्या था? अ डिवाइस करंटली यूज टू स्टोर डेटा इन लार्ज अमाउंट्स। ठीक है, लार्ज अमाउंट में उसमें क्या होता है, 700-800 MB यूज होता था CD में, लेकिन इसमें 2 GB, 5 GB, 17 GB ऐसे करके यूज हो सकता है। ठीक है, तो ये है डीवीडी, उसी का फॉर्मेट है, ज़्यादा आगे घुसने की जरूरत नहीं डिटेल में, बस इतना काफ़ी है। क्वेश्चन जहाँ से आएगा वो बताऊंगा मैं। फिर इसका अगला टाइप जो, तो ये सेकेंडरी मेमोरी के टाइप चल रहे हैं दोस्तों। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी के टाइप चल रहे हैं। फिर आया ब्लू रे डिस्क। मूवी जब हम देखते थे पहले, काफ़ी टाइम पहले, काफ़ी सालों पहले, तो उसमें आता था ब्लू रे डिस्क। ये भी स्टोरेज का टाइप है। ठीक है, द अपग्रेडेड वर्जन ऑफ CD एंड DVD। जो CD और DVD है उन दोनों का अपग्रेडेड वर्जन है, हाइब्रिड दोनों मिला के बनाया गया है, वो ये कहलाता है ब्लू रे डिस्क। क्यों कहा गया देखो, CD and DVD disc and drives are Blu-ray disc. It is commonly known as BD-ROM. ठीक है, ब्लू रे डिस्क यानी BD-ROM। सेकेंडरी मेमोरी है तो हम रोम भी कह सकते हैं। द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ BD डिस्क इज 25 GB, क्योंकि उन दोनों में कम यूज होता था। उसमें CD में 700 से 800 MB और DVD में 17 GB तक यूज हो सकता था। दोनों को मिला दिया, कॉम्पैक्ट कर दिया, 25 GB तक इसमें होल्ड, 25 GB सिंगल लेयर में हो सकता है, और ड्यूल लेयर होगी तो 50 GB तक होल्ड हो सकता है ब्लू रे डिस्क में। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों, किस में कितना डेटा होल्ड हो सकता है। फ्लॉपी डिस्क में जरा सा 4 से 5 MB डेटा स्टोर होता था। ठीक है, और CD रोम में 700 करीब, और आपकी जो DVD है उसमें 17 GB तक, ब्लू रे डिस्क में 25 GB से लेकर 50 GB तक। अगर ड्यूल लेयर है तो 50 GB, सिंगल लेयर है तो 50 GB। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फिर आए होलोग्राफिक वर्सेटाइल डिस्क HVD। हमने DVD पढ़, CD पढ़ा, CD रोम पढ़ा, फिर DVD पढ़ा, फिर ब्लू रे डिस्क पढ़ा। होलोग्राफिक वर्सेटाइल डिस्क यानी HVD, इट इज होलोग्राफिक स्टोरेज फॉर्मेट एंड हैज मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ 3.9 टेराबाइट्स। दोस्तों TB 4 GB के करीब डेटा स्टोर होता है इसमें। हम इसका यूज़ करते ही नहीं ज़्यादा। ठीक है, आजकल हार्ड ड्राइव का यूज़ कर रहे हैं हम, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव, जो 4-4, 1-1, 2-2 टेराबाइट की हो रही है। ठीक है, इतना ज़्यादा इसका चलन, इतना ज़्यादा ये यूज़ में नहीं है। ठीक है दोस्तों, पढ़ लिया। अब आया 5वीं 6 नंबर पे है फ्लैश ड्राइव। फ्लैश ड्राइव आर स्मॉल अल्ट्रा पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस दैट कनेक्ट टू द कंप्यूटर्स एंड अदर डिवाइसेस वाया बिल्ट इन USB प्लग। फ्लैश ड्राइव क्या होता है दोस्तों, USB के थ्रू कनेक्ट होती है। फ्लैश ड्राइव जैसे नाम से फ्लैश है। ठीक है, दे आर ऑफन रेफर टू एज एन पेन ड्राइव। ठीक, पोर्टेबल होती है, एज ए पेन ड्राइव इसको हम बोलते हैं। एंड थंब ड्राइव्स, जंप ड्राइव्स, इनके नाम होते हैं। क्वेश्चन ये आ सकता है कि फ्लैश ड्राइव क्या होते हैं, या बिल्ट इन USB प्लग में कौन सी ड्राइव यूज होती है। क्वेश्चन ये आ सकता है, या पेन ड्राइव को दूसरे नाम से क्या जानते हैं, फ्लैश ड्राइव, या थंब ड्राइव को क्या बोलते हैं, जंप ड्राइव का किसका एग्जाम्पल है। ठीक है, याद रखना। मोस्टली दे हैव स्टोरेज कैपेसिटी फ्रॉम 8 GB टू 64 GB। फ्लैश ड्राइव में हम 8 GB से 64 GB तक डेटा स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, ये फ्लैश ड्राइव का एग्जाम्पल हो गया। अब है जिप डिस्क। ये एडवांस वर्जन, फ्लॉपी डिस्क का एडवांस वर्जन है ये जिप। उसमें थोड़ा सा डेटा स्टोर होता था, इसमें उससे ज़्यादा होता है। ठीक है, समझते हैं आई क्या होता है। फ्लॉपी डिस्क इज ऑल्सो नोन एज जिप डिस्क। ठीक है, एडवांस वर्जन ऑफ फ्लॉपी डिस्क का ही एडवांस वर्जन है जिप डिस्क। इट वाज डेवलप्ड बाय अयोमेगा है। जिप डिस्क आर अवेलेबल इन 100 एंड 250 MB एंड 750 MB कैपेसिटीज। ठीक है, इसके 3 टाइप के आते हैं, 100 MB वाली ले लो, या तो 250 MB वाली, या 750 MB वाली। ठीक है, दे आर यूज टू स्टोर, शेयर एंड बैकअप लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। ठीक है, फ्लॉपी डिस्क का ही ये एडवांस वर्जन है। ठीक है, अब आइए कैश मेमोरी, जो मैं पहले बताया था कैश मेमोरी का क्या यूज है, उस टाइम बताया था मैंने रैम के टाइम में कैश मेमोरी। आइए समझते हैं। कैश मेमोरी, इट इज़ वेरी हाई स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरी। ठीक है, हाई स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरी है विच कैन स्पीड अप CPU, जो कि CPU को
स्पीड अप करने में हेल्प करता है। इट एक्ट्स एज ए बफर बिटवीन द सीपीयू एंड मेन मेमोरी। एग्जांपल रजिस्टर्स। रजिस्टर जब आगे हम और ज़्यादा डिटेल पढ़ेंगे तो रजिस्टर बताऊंगा। रजिस्टर भी एक स्टोरेज डिवाइस है। किसके लिए? सीपीयू जो भी इंस्ट्रक्शंस होल्ड करता है कुछ देर के लिए, वो कहाँ होल्ड होते हैं? रजिस्टर में। ठीक है, रजिस्टर एक मेमोरी है, स्टोरेज है। ठीक है, जहाँ सीपीयू थोड़ी देर के लिए डेटा स्टोर करता है उसे बोलते हैं रजिस्टर। ठीक है, तो आइए कैश में आते हैं। इट इज अ वेरी हाई स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरी विच कैन स्पीड अप सीपीयू। इट एक्ट्स बफर बिटवीन सीपीयू एंड मेन मेमोरी। फॉर एग्जांपल रजिस्टर। मैं इसको थोड़ा समझा देता हूँ डिटेल में कैश मेमोरी, क्योंकि इससे क्वेश्चन आता है। इसका मतलब ये होता है, जैसे दोस्तों हमने कोई भी डेटा सर्च किया, ठीक है, मैंने गूगल का एग्जांपल दिया था, वही देता हूँ दोबारा से। गूगल में मैंने कोई कीवर्ड डाला, ठीक है, कि बैंकिंग बेस्ट यूट्यूब चैनल फॉर बैंकिंग अवेयरनेस और बेस्ट यूट्यूब चैनल फॉर कंप्यूटर अवेयरनेस। ठीक है, उसमें आएगा आपका द स्मार्टप्रेन्योर, यही आएगा। ठीक, तो आपने एक बार सर्च किया, दोबारा सर्च करने का तो दोबारा से आपका कीवर्ड आ गया। जो ये किसका एग्जांपल है? कैश मेमोरी का। इससे क्या होता है दोस्तों, टाइम का सेव कैसे होता है? क्योंकि कंप्यूटर को, सीपीयू को दोबारा से प्रोसेस करना नहीं पड़ा उसी कीवर्ड को सर्च करने में जो पहले से सर्च किया जा चुका है। वो किसके काम है? कैश मेमोरी। आपने कई बार सुना होगा कुकीज़ भी इसी की एक टाइप है, क्योंकि वो भी डेटा को स्टोर करता है, तो इसको बोलते हैं कैश मेमोरी। ठीक है, इसलिए यानी कि ये ब्रिज का काम करता है कंप्यूटर की मेन मेमोरी यानी रैम के बीच में और सीपीयू के बीच में। ब्रिज का काम करता है, ब्रिज बनाता है। कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन मिले, सीपीयू ने प्रोसेस किया, मेमोरी से डेटा फैच होने के लिए जितना टाइम लेता है उसमें स्पीड करने के लिए हमारा क्या काम आता है? ये हमारा कैश मेमोरी काम आती है। ठीक है, समझ गए? अब आती है वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी क्या बोलते हैं? वर्चुअल मेमोरी जैसे कि नाम से ही पता है कि वर्चुअल है, रियल में एग्जिस्ट नहीं करती है, वर्चुअल है यानी कि इमेजिनरी है। वर्चुअल मेमोरी परमिट्स सॉफ्टवेयर टू यूज एडिशनल मेमोरी बाय यूटिलाइजिंग द हार्ड डिस्क ड्राइव एचडीडी एज टेम्परेरी स्टोरेज। इसका एग्जांपल मैं बताता हूँ। जैसे कि मेरी रैम सिर्फ 2 GB की है, ठीक है, अब मेरे को जो स्पेस की ज़रूरत पड़ रही है 3 GB यानी कि 1 GB एक्स्ट्रा। अब ये क्या करेगा? वर्चुअल मेमोरी से लेगा। वर्चुअल मेमोरी कहाँ से आएगी? हार्ड ड्राइव से। वो टेम्परेली यूज हो जाती है एज ए वर्चुअल मेमोरी। देखिए, वर्चुअल मेमोरी परमिट सॉफ्टवेयर टू यूज एडिशनल मेमोरी बाय यूटिलाइजिंग द हार्ड डिस्क ड्राइव एज ए टेम्परेरी स्टोरेज। मतलब मेरे पास सिर्फ स्टोरेज कैपेसिटी मेरे मोबाइल में सिर्फ 4 GB है और मैं डेटा स्टोर जो मैंने एप्लीकेशन डाल दिए वो 4.5 GB का बराबर। तो जो आधा जो है वो कहाँ से यूज होगा? वो टेम्परेरी मेमोरी स्टोरेज यानी कि रोम से ले लेगा। ठीक है, उसे बोलते हैं वर्चुअल मेमोरी। एक लूप टाइप का क्रिएट होता है, वो होती है वर्चुअल मेमोरी। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। पहली चीज हमने पढ़ी थी बेसिक, ठीक है, फिर पढ़ा था प्राइमरी रैम, रोम, सेकेंडरी मेमोरी में, ठीक है, सेकेंडरी में रोम वगैरह, ये सब पढ़ा हमने पूरा डिटेल में। अब करते थोड़ा सा रिवीजन। समझ में आई गया? कोई क्वेरी हो तो मेरे को ज़रूर कमेंट करें, बताएं और अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ शेयर करें। उनको भी कंप्यूटर अवेयरनेस की अगर रिक्वायरमेंट है, क्योंकि RRBPO का एग्जाम आ रहा है, RRB असिस्टेंट की भी नोटिफिकेशन आ चुकी है, तो उसके लिए भी तैयार करना है ना आपको, तो पहले से तैयार करते चलिए। ठीक है, तो क्विक रिवीजन कर लेते हैं हम थोड़ा सा। जैसे कि मैंने बताया था सेमी कंडक्टर के एग्जाम्पल क्या है? सेमी कंडक्टर मेमोरी के एग्जाम्पल रैम, रोम, क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं दोस्तों कि सेमी कंडक्टर के एग्जाम्पल क्या है? ऑप्शन रैम, ऑप्शन हार्ड ड्राइव, ऑप्शन डी रैम, ऐसे करके। रैम और डी रैम अगर ऑप्शन में नहीं आएंगे, ठीक है, आएंगे तो 1 और 2, ए और बी बोथ, ऐसे करके लगाना, छोड़ना नहीं, याद रखना। याद रहेगा तभी तो, क्योंकि रैम के ही टाइप हैं वो, एस रैम, डी रैम, एच डी रैम। और आपने अगर दोनों ऑप्शन दिया, रैम भी दे दिया, एच डी रैम भी दे दिया, तो क्या करोगे? कंफ्यूज मत होना, बस ये कह देना दोनों ऑप्शन ए एंड बी बोथ, ऐसे करके। ठीक है, फिर आया ऑप्टिकल मेमोरी। ऑप्टिकल मेमोरी जैसे ऑप्टिकल से ही पता चला है, CD रोम, DVD रोम, ठीक है, CDR, कंप्यूटर रीड ओनली मेमोरी, कंप्यूटर डिस्क, रैम, DVD, HBD, इनकी फुल फॉर्म याद रखना, ऊपर बताया मैंने, ब्लू रे डिस्क। ठीक है, फिर है मैग्नेटिक मेमोरी, इसमें मैग्नेटिक जिसमें मैग्नेट लगा होता है, हार्ड डिस्क ड्राइव, ठीक है, HDD बोलते हैं जिसे,
फ्लॉपी डिस्क FDD बोलते हैं जिसे। आगे मैंने हम सब सारी चीज़ समझ ली हमने, बस याद रखना है इसको। फ्लैश मेमोरी में पेन ड्राइव होती है, फ्लैश मतलब फ्लैश हो जाना, ठीक है, हमने निकाला वहाँ से कंप्यूटर से फ्लैश हो गई, इसलिए इनको फ्लैश बोलते हैं। यानी कि जब तक आपने कंप्यूटर में इंसर्ट किया वो कंप्यूटर की मेमोरी जैसे वर्क करेगी, लेकिन जैसे हमने पेन ड्राइव को निकाला वो फ्लैश हो जाएगी वहाँ से, तो क्या होती है, फ्लैश मेमोरी होती है, ठीक है। मेमोरी कार्ड भी हो गया, इसे बोलते हैं EEPROM टेक्नोलॉजी डिवाइस, यानी कि इरेजेबल भी होती है और रीप्रोग्रामेबल भी होती है, जितने बार करना चाहो उतने बार, ठीक है दोस्तों। फिर थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं आउटपुट। आउटपुट का आगे हम समझेंगे डिटेल में बहुत ज़्यादा, अभी थोड़ा सा समझ लेते हैं आउटपुट क्या होता है। आउटपुट यूनिट प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कंप्यूटर टू एक्सटर्नल डिवाइस। हमने कोई भी कमांड दी प्रिंटर की, या हमने कोई भी वीडियो देखना चाहिए यूट्यूब से, वो मॉनिटर पे आ गई तुरंत, वो क्या होता है, हमारे आउटपुट डिवाइस का ही काम होता है, ठीक है। अब इसका डिटेल में बाद में समझेंगे, ठीक है, अभी जस्ट रिविजन कर लेते हैं क्या है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, जैसे मैं आपको बताया कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ये आते ही आते हैं, तो ये पहला क्वेश्चन है, नाबार्ड में आया हुआ है। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लॉजिकल यूनिट इन CPU। मैंने उस टाइम पढ़ाया था, CPU पढ़ाया था ना। लॉजिकल यूनिट में लॉजिकल यूनिट का क्या काम है CPU में, वो बताना है, ठीक है, क्या फंक्शन है। ऑप्शन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लॉजिकल यूनिट इन CPU। लॉजिकल यूनिट मैंने बताया था अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल फंक्शन कौन करता है, ये सारा कौन करता है, बताया था ना। तो इसका काम क्या है, इसका काम क्या है कि अर्थमेटिकल लॉजिकल का काम क्या है कि वो किस काम के लिए यूज होता है CPU में। मैंने कहा था ना, एंड और गेट वगैरह, कंपेयर वगैरह, ये सब करने के लिए। तो चीज़ों को बारीकी से समझना है कि हाँ, उस टाइम पे कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल यूनिट का काम, अर्थमेटिकल यूनिट का काम क्या है, कैलकुलेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, और साथ में एंड और गेट वगैरह मैंने बताया था। तो कंपैरिजन करने का भी काम ये एलयू का ही होता है। तो इसमें क्या है, ऑप्शन है परफॉर्म कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स, ठीक है, टू कंपेयर नंबर्स, ठीक है, टू प्रोवाइड आउटपुट इन मॉनिटर, ये तो गलत है। मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स है लेकिन एग्जैक्ट आंसर बताना आपको, ठीक है। लॉजिकल पूछा ना, अर्थमेटिकल नहीं पूछा, लॉजिकल मतलब कंपेयर करना। टू प्रोसेस द इनपुट, ये भी गलत है। चैनलाइज द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, ये भी गलत है। तो सिर्फ तीसरा ऑप्शन सही है, वो है कंपेयर करना, ठीक है, कंपेयर करना, याद रखना। पहला भी हो सकता है लेकिन अगर वो अर्थमेटिकल पूछे तब, यहाँ पे सिर्फ लॉजिकल पूछा है, लॉजिकल मतलब कंपेयर करना, ठीक। आते हैं सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू स्टैंडर्ड इंटरफेस फॉर कनेक्टिंग ए मदरबोर्ड टू स्टोरेज डिवाइस सच एज हार्ड ड्राइव्स एंड CD-ROM DVD ड्राइव्स। ऑप्शन है USB, IDE, ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू स्टैंडर्ड इंटरफेस फॉर कनेक्टिंग ए मदरबोर्ड से कनेक्ट करने के लिए स्टोरेज डिवाइस सच एज हार्ड ड्राइव एंड CD-ROM DVD रोम्स। ये भी नाबार्ड में आया है। तो इसमें क्या मतलब, किस इंटरफेस की हमें ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, किस इंटरफेस की हमें ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। USB की ज़रूरत पड़ती है, ID की पड़ती है, या HW की पड़ती है, PCS की पड़ती है, DTR की। इन सब की डिटेल में आगे बता दूंगा, ठीक है। अगर किसी को स्पेशली जानना है तो मेरे को कमेंट करें, मैं ब्रीफली समझा दूंगा कमेंट्स में, ठीक है, क्योंकि टाइम वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। तो हम देखते हैं, तो इसका आंसर क्या है, IDE हम समझ लेते हैं क्या होता है, इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, इज ए स्टैंडर्ड इंटरफेस फॉर कनेक्टिंग मदरबोर्ड टू स्टोरेज डिवाइस। यानी कि दो IDE का काम, जो जितनी भी वायरिंग वगैरह होती है मदरबोर्ड से लेके, मदरबोर्ड में इलेक्ट्रॉनिक का सप्लाई करना, वो किसका काम है, IDE का। ऊपर पूछा यही है, इंटरफेस कनेक्टिंग मदरबोर्ड टू स्टोरेज डिवाइस सच एज हार्ड ड्राइव्स और मदरबोर्ड में कनेक्ट करने के लिए हमें किस डिवाइस की जरूरत पड़ती है, क्या इंटरफेस की जरूरत पड़ती है, वो होता है हमारा IDE, ठीक है। एंड स्टोरेज डिवाइस सच एज हार्ड ड्राइव, CD-ROMs, IDE ऑल्सो नोन एज एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, ATA, इसके नाम से लोग ज़्यादा जानते हैं, ATA नहीं, अटा, ठीक है। आप समझ लीजिए कि ये मदरबोर्ड और हमारी हार्ड ड्राइव स्टोरेज के बीच में कम्युनिकेशन कराता है IDE। इसको हम बोलते हैं एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, फुल फॉर्म आ सकती है इसकी, याद रखना, एडवांस अटैचमेंट, ठीक है, एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट और इंटेलिजेंट ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स,
इंटेलिजेंस, ड्राइव, इलेक्ट्रॉनिक्स, 3 नाम है इसके। एडवांस, ठीक है, एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट और इंटेलिजेंट ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक या इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स, तीनों का काम एक ही है, ठीक है, नाम याद रखना। ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो मैं बता रहा हूँ, ये नवाड में ऑलरेडी आया हुआ है। फिर आया हमारा तीसरा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट रैम। ये UICL यानी कि LIC, ये इंश्योरेंस में आया है एग्जाम, UICL असिस्टेंट में आया है ये एग्जाम, ठीक है दोस्तों। इसका काम ये क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट रैम। रैम के बारे में क्या ट्रू नहीं है, देखिए पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, रैम स्कोर्स सर्टेन फिक्स्ड रूटीन सच एज द बूटअप रूटीन्स। क्या ये सही है, क्या ये करती है, बूटअप काम में आती है, नहीं बूटअप के काम नहीं आती है, ठीक है। रैम इज वोलेटाइल विच मीन्स व्हेन द कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑफ द कंटेंट्स आर लॉस्ट, ठीक है। रैम स्कोर्स कंटेन फिक्स रूटीन सच एज बूटअप के टाइम में इसको ये काम आती है दोस्तों, जब रैम ही होगी उसके अंदर तभी तो बूट कर पाएगा सिस्टम। देखा कभी कभी आपकी रैम हिल जाती है तो वो सिस्टम डिस्प्ले नहीं करता, डिस्प्ले नहीं दिखाता है, ठीक है, डिस्प्ले नहीं आता है, वो किसका काम है, रैम का ही काम है, ठीक है। रैम इज वोलेटाइल विच मीन्स द कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑफ द कंटेंट्स आर लॉस्ट, ठीक है। द कंटेंट्स कैन बी चेंज और डिलीटेड, चेंज और डिलीटेड भी हो सकता है, ठीक। वोलेटाइल होता है मीन्स दैट कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑफ द कंटेंट्स आर लॉस्ट, ये भी ठीक है। ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर रॉन्ग, हमें बताना है कि क्या इज नॉट ट्रू अबाउट रैम, इसके बारे में क्या गलत है, यानी कि सही नहीं है। तो पहला वाला हमारा ऑप्शन गलत है, द रैम स्कोर्स सर्टेन फिक्स्ड रूटीन सच एज बूटअप रूटीन्स। ये ऑप्शन तो ठीक है, बूटअप के लिए काम आता है, लेकिन इसका जो सर्टेन फिक्स्ड रूटीन है वो फिक्स नहीं होते हैं, ठीक है, वो फिक्स नहीं होते, यानी स्पीड हमारी फिक्स नहीं होती, कभी कम हो जाए कभी ज़्यादा हो जाती है, तो ये फिक्स नहीं होते हैं। लेकिन ये वोलेटाइल है, ये सच है, इसका कंटेंट लॉस्ट हो जाता है, ये सच है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया, ये डिलीट हो सकती है, चेंज हो सकती है, ये नहीं हो सकती है, क्योंकि वो ऑलरेडी वोलेटाइल है, वो अपने आप से डिलीट हो जाती है, ठीक है। तो पहला और तीसरा सही आंसर है, इसका एक्सप्लेनेशन नीचे दे रखा है। चौथा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ प्राइमरी स्टोरेज दैट होल्ड सॉफ्टवेयर प्रोग्राम स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा व्हेन दे आर ब्रॉट फ्रॉम सेकेंडरी स्टोरेज। RRB PO में आया दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखो RRB PO में मैंने बोला था बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ आगे को, ठीक है। तो ये RRB PO में आया हुआ है, क्वेश्चन का मतलब समझ लीजिए पहले। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ प्राइमरी मेमोरी स्टोरेज, वो कौन सा प्राइमरी मेमोरी का पार्ट है जो कि होल्ड करता है सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा, थोड़ा सा डेटा भी स्टोर कर लेता है, एंड दे आर ब्रॉट फ्रॉम सेकेंडरी मेमोरी स्टोरेज, ठीक। RRB PO में आए एग्जाम हमारे मेंस में दोस्तों, इसका आंसर क्या है, रोम। रोम क्या होता है, प्राइमरी मेमोरी नहीं होता है, प्राइमरी मेमोरी होता है लेकिन थोड़ा सा डेटा नहीं स्टोर करता, वो तो एक सेकेंडरी स्टोरेज के तरीके काम आता है। रजिस्टर मैंने बताया था, ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की स्टोरेज है। कैश मेमोरी ये सेकेंडरी मेमोरी में ही आता है, ये अलग से सेकेंडरी में नहीं आता, प्राइमरी में नहीं आता, ये अलग से वर्चुअल मेमोरी की तरह काम करता है, ठीक है। ये भी इसका एग्जाम्पल नहीं है, तो क्या हो गया, रैम। रैम इसका मेन एग्जाम्पल, इसका सही है। रैंडम एक्सेस मेमोरी इज द पार्ट ऑफ प्राइमरी स्टोरेज दैट होल्ड्स अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम एंड स्मॉल अमाउंट्स ऑफ डेटा फॉर प्रोसेसिंग, ठीक है, थोड़ा सा डेटा यूज करता है प्रोसेसिंग के लिए। एंड व्हेन यू स्टार्ट मोस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम सच एज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, MS ऑफिस को स्टार्ट करेंगे ऑन योर कंप्यूटर, द एंटायर प्रोग्राम इज ब्रॉट फ्रॉम सेकेंडरी स्टोरेज इनटू रैम। मतलब जो भी, ये सिर्फ MS ऑफिस के एग्जांपल बता रहे हैं, लेकिन सारा जो भी हम कोई भी एप्लीकेशन स्टोर कर देते हैं हमारी, वो क्या होते हैं, सेकेंडरी डिवाइस में, सेकेंडरी स्टोरेज में स्टोर हो जाता है। जैसे हम उसको रन करते हैं वो हमारा सेकेंडरी स्टोरेज से उठ के प्राइमरी मेमोरी में आता है, तो उसकी शॉर्ट फाइल जो होती है, शॉर्टकट फाइल हमारी उसमें रहती है C ड्राइव में, बाकी हमारा स्टोरेज में जाती है। तो ये उसी एग्जाम्पल है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टोरेज एरिया फॉर द नेक्स्ट लाइकली डेटा और इंस्ट्रक्शन टू बी प्रोसेस्ड प्रिवेंटिंग बोटलनेक एंड स्लोइंग ऑफ द सिस्टम इज नोन एज। ये भी RRB PO में है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इनका ध्यान रखना, किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, ऊपर देखना, ऊपर बारीक से पढ़ना, रैम और रोम की क्वालिटी,
उनकी कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। तो क्या है, द स्टोरेज एरिया ऑफ द नेक्स्ट लाइकली डेटा और इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट लाइकली डेटा यानी डेटा कितने होता है, डेटा नहीं होता है, और इंस्टेंट टू प्रोसेस प्रिवेंटिंग बोटलनेक एंड स्लोइंग ऑफ द सिस्टम। बोटलनेक का मतलब क्या होता है, मतलब डेटा जब स्लो हो जाता है, सिस्टम जब हैंग हो जाता है तो उसको बोलते हैं बोटलनेकिंग। स्लोइंग ऑफ द सिस्टम इज नोन एज, उसको बोलते क्या है, जब डेटा मतलब एक द स्टोरेज एरिया फॉर द नेक्स्ट लाइकली डेटा और इंस्ट्रक्शन टू बी प्रोसेस प्रिवेंटिंग फ्रॉम, हमारा डेटा को हैंग होने से बचाता है, स्लो होने से बचाता है। वो कौन सी मेमोरी होती है, वो होती है कैश मेमोरी। मैंने बताया था ना, जब हम एक कीवर्ड को सर्च करते हैं 12 बार से सर्च करेंगे तो वो दोबारा से सर्च, उसको शुरू से सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती है। किसकी वजह से, कैश मेमोरी की वजह से। तो ये हमारे सिस्टम को बोटलनेकिंग से बचाता है और स्लोइंग होने से बचाता है, आरआरबी में आए क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये थे हमारे 5 क्वेश्चन, और सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारी पूरी यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड यूनिट, फर्स्ट यूनिट मैंने बेसिक बताया, सेकंड यूनिट में हमने रैम और रोम के बारे में समझा, प्राइमरी सेकेंडरी मेमोरी का हम समझा, इनकी यूनिट समझे, इसकी यूसेज समझे, इसके इंपॉर्टेंट समझी, और इसके क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो भी आपको समझाया, ठीक है दोस्तों। अब जो नेक्स्ट वीडियो होने वाली है वो थर्ड यूनिट होगी, और वो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। जो भी पहली वीडियो यानी इस वीडियो जो को देख रहे हैं वो इससे पहले फर्स्ट यूनिट को देखें, ताकि ये यूनिट अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट यूनिट देखने से पहले आपको ये यूनिट देखनी पड़ेगी, ताकि आपको नेक्स्ट यूनिट समझ में आ जाए, ठीक है। और आपको बता दूं, ये जो कंप्यूटर अवेयरनेस की क्लासेस हो रही हैं वो सब आरआरबी पीओ के मेंस के लिए, आरआरबी असिस्टेंट्स के मेंस के लिए हो रही है, आरबी असिस्टेंट्स के मेंस के लिए हो रही है, ठीक है। और आप इसके जो क्वेश्चन आते हैं, जैसे आपने देखा जो इंश्योरेंस के पेपर्स होते हैं उसमें भी आते हैं, ठीक है दोस्तों। तो बहुत सारे एग्जाम्स जिसमें कंप्यूटर्स आते हैं, सबके काम आ सकता है, आप देखिए ज़रूर, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और आगे की जो वीडियोस आपको मिलते रहें तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, नहीं किया अब तक, पूरी वीडियो देखिए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आपने एक सब्सक्राइब किया तो थोड़ा सा मेहनत करने का और बूस्ट मिलता है मुझे, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।